नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे तो न्यूज़ वन इंडिया पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर। उत्तराखंड में सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है कांग्रेस पर। बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में बीजेपी, ये सूत्र बता रहे हैं। कल सुबह दिल्ली पहुंचकर शाम को दून लौटे कांग्रेस एक बड़े नेता। वहीं दिल्ली में बीजेपी आला कमान से मीटिंग हुई। कांग्रेस विधायकों में बड़ी सेंधमारी की तैयारी। तो चंपावत के साथ कुछ और विधानसभाओं में भी हो सकते हैं उपचुनाव। कांग्रेस के ये बड़े नेता अब कांग्रेस में रहने को तैयार नहीं है। तो सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पे बड़ी सेंधमारी देखने को मिल रही है। कुछ कांग्रेस के नेता जो दिल्ली आला कमान पहुंचे, वहां पर मीटिंग की आला कमान से। तो कांग्रेस के ये बड़े नेता अब कांग्रेस में रहने को तैयार नहीं है। तो न्यूज़ वन इंडिया पर उत्तराखंड की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी चल रही है। तो कांग्रेस पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में बीजेपी है। तो इसी के साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, एक बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस में एक बड़ी सेंधमारी। जी देखिए, कांग्रेस के ये एक बहुत बड़े नेता हैं और हालिया दिनों में जो संगठन में फेरबदल हुआ जी, उसमें अपनी अनदेखी से भी ये नाराज थे। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले भी ये थोड़ा कांग्रेस को लेकर पसोपेश की स्थिति में थे कि निर्णय क्या लें। पर चूंकि कांग्रेस के पक्ष की हवा चल रही थी और इनको ऐसा लग भी रहा था, असल में वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो ये पहले से ही मुतमईन थे भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में जाने पे इनकी शर्तें क्या हैं, इनको क्या जिम्मेदारी मिलनी है और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का क्या एडजस्टमेंट होना है, इन सारी चीजों पर मोटा माटी राय बन चुकी है। और यदि ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर जो 19 से अधिक कांग्रेस विधायकों की संख्या ये घट सकती है, क्योंकि इनके समर्थन में कुछ अन्य विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसा खुलासा सूत्र कर रहे हैं और लगातार इनकी कांग्रेस आला कमान व उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से मुलाकातें आम है। तो अब जब दिल्ली में इनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से हुई है, तो उसके बाद इन चर्चाओं को प्रबल बल मिला है कि कांग्रेस में कुछ लोग कम हो सकते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बड़ा और विशाल हो सकता है। जी सुदीप, इसके साथ ही साथ कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है। अब कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल इस वक्त कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा होगी। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जो बुरा समय चल रहा है, जो दुर्दिन चल रहा है, ऐसा लग रहा है उसमें और इजाफा हो सकता है, क्योंकि पार्टी के सिंबल पर जीत के आया विधायक जिसके सामने पूरा 5 साल का कार्यकाल है, वो यदि छोड़ रहा है तो निश्चित तौर पे एक बड़ा डैमेज है पार्टी के लिए। विधानसभा में जहां नंबर कम होगा, विपक्ष में जहां संख्या कम होगी, वहीं कांग्रेस के विधायक का पार्टी छोड़ने पर एक जनता में भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। वो भी तब जबकि अगले साल नगर निकाय पंचायत चुनाव फिर लोकसभा चुनाव है। जी ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तो चंपावत से के साथ ही साथ कुछ और विधानसभाओं में भी उपचुनाव हो सकते हैं। तो एक बड़ी सेंधमारी देखने को मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही थी। बढ़ते आगे, देहरादून में बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष इस बैठक को लेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं बीएल संतोष पार्टी के कोर ग्रुप के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उपचुनाव समेत कई और मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के खिलाफ भीतरघात की शिकायतों पर भी समीक्षा होगी। तो बीएल संतोष पार्टी के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। ये क्या है कि माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी हमारे प्रदेश के प्रभारी संगठन प्रभारी हैं, तो वो अपना प्रदेश के संगठन की देखरेख करने के लिए आते रहते हैं बीच बीच में। इसी निमित्त तो 23 तारीख की शाम को यहाँ आ जाएंगे। 24 तारीख पूरी दिन भर बैठकें करने के बाद 24 की शाम को ही वो वापस दिल्ली चले जाएंगे। तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्य प्रणाली है, उसमें हम लोग अपना जो जीती हुई सीटें हैं, जो हारी हुई सीटें हैं, उनमें अलग अलग तरह से चर्चा करते हैं। इसी निमित्त जो सीटें हमारी रह गई हैं जीतने से, उनमें जो प्रत्याशी हमने खड़े किए थे उनसे वार्ता करेंगे कि क्या कारण रहे हार के, उनसे पूछताछ करेंगे। ये क्या है कि माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी हमारे प्रदेश के प्रभारी संगठन प्रभारी हैं, तो वो अपना प्रदेश के संगठन की देखरेख करने के लिए आते रहते हैं बीच बीच में। इसी निमित्त तो 23 तारीख की शाम को यहाँ आ जाएंगे। 24 तारीख
हमारे साथ सुदीप हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुदीप, बीएल संतोष आ रहे हैं जहां पर कई बैठकें भी करेंगे, साथ ही साथ उपचुनाव भी होने वाला है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। क्या कुछ और तमाम अपडेट मिल रही है? जी देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है बीएल संतोष, इनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा पद है। ये आज रात 8 बजे पहली अपनी बैठक करेंगे पार्टी नेताओं मंत्रियों के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में रात 8 बजे शुरू होगी, जो करीब 9:30-10 बजे तक चल सकती है, ऐसी उम्मीद है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भी शिरकत कर सकते हैं, ऐसी जानकारी है। इसके अलावा कल वो 2:30 बजे से, दोपहर में 2:30 बजे से प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें सभी सांसद, सभी मंत्री, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, राज्यसभा सांसद जो कुमाऊं से हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में जो संगठन को रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो 27 सीटें हारी है भारतीय जनता पार्टी, वो स्टेट से जो रिपोर्ट आई है वो इनके सम्मुख रखी जा सकती है, इनके समक्ष रखी जा सकती है। इस पर चर्चा पार्टी करेगी और इसके आधार पर आगे के निर्णय पार्टी संगठन स्तर पर क्या फेरबदल करने जा रही है, अपने मैनेजमेंट को क्या दुरुस्त करने जा रही है, इस पर निर्णय होगा। और चंपावत उपचुनाव पर भी वो फोकस करेंगे। जो मुख्यमंत्री खटीमा से एक बार हार चुके हैं और चंपावत अब उनके लिए लगभग लड़ना तय है, तो वहाँ और क्या बेहतर फेवरेबल स्थितियां हो, इस पर भी वो फोकस करेंगे। 2 दिन का दौरा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का बेहद अहम माना जा रहा है। जी ठीक है सुदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। तो देहरादून में बीजेपी की ये कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में 7 आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। 3 जिलों के जिला अधिकारी बदले गए हैं। उत्तरकाशी, चंपावत और रुद्रप्रयाग के जिला अधिकारी बदले गए हैं। उत्तरकाशी के डीएम मयूर दीक्षित को रुद्रप्रयाग का डीएम बनाया गया है। वहीं अभिषेक रोहल्ला को उत्तरकाशी के जिलाधिकारी की नई जिम्मेदारी मिली है। वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मनोज गोयल देहरादून नगर आयुक्त बने हैं। चंपावत डीएम विनीत तोमर प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम बने हैं। तो नरेंद्र सिंह भंडारी को चंपावत का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। हेमंत कुमार वर्मा को अपर जिलाधिकारी चंपावत बनाया गया है। वहीं शिवचरण द्विवेदी को अपर जिलाधिकारी चमोली की जिम्मेदारी दी गई है। तो कई फेरबदल उत्तराखंड में देखने को मिले हैं। आईएएस और पीसीएस की ये फेरबदल देखने को मिले हैं। तो नरेंद्र सिंह भंडारी को चंपावत का जिलाधिकारी बनाया गया, तो हेमंत कुमार वर्मा को अपर जिलाधिकारी चंपावत बनाया गया है। तो लगातार सुदीप हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। जी देखिए, पहले सचिवालय स्तर में जो फेरबदल हुए थे, इसके बाद ही न्यूज़ 1 इंडिया ने बता दिया था कि सचिवालय में हुए फेरबदल के बाद अब जिलों की बारी है। और जिस प्रकार से यात्रा रूट में उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग जिले के डीएम बदले गए, ये सीधे तौर पर बताता है कि सरकार यात्रा को लेकर गंभीर है। वहीं चंपावत के जिलाधिकारी को बदले जाने को लेकर चर्चाएं ये हैं कि उनकी वर्किंग कार्यप्रणाली से मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं थे और कुछ शिकायतें भी मुख्यमंत्री और सरकार संगठन को मिली थी, जिस आधार पर वो हटाए गए हैं, जिसमें व्यवहार उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है उनके हटने का। तो एक ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल की पहली लिस्ट है। इसके बाद भी एक और लिस्ट आ रही है जिसमें पीसीएस पीपीएस स्तर के अधिकारी बदले जाएंगे। पर माना यह जा रहा है कि इस नई लिस्ट यानी जो आने वाली लिस्ट है, इसमें करीब 2 माह का वक्त लगेगा, क्योंकि सरकार चारधाम यात्रा और इस पूरे सीजन को, टूरिस्ट सीजन को प्राथमिकता दे रही है और इसके बाद ही ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो वहीं ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में दवा और उपकरणों में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इस मामले में सीबीआई ने एम्स ऋषिकेश के 5 अधिकारियों समेत 8 लोगों के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। इसके अलावा सीबीआई ने 24 अन्य जगहों पर भी छापेमारी की है। आरोप है कि रोड स्वीपिंग मशीन की खरीद में 2 करोड़ 41 लाख और मेडिकल स्टोर की स्थापना के लिए टेंडर के पुरस्कार में 2 करोड़ रुपए का कथित नुकसान एम्स को हुआ है। वहीं दोनों मामलों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली समेत 24 अलग अलग स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। सीबीआई की टीम अभी मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। उनमें घोटाले के दौरान तत्कालीन अतिरिक्त प्रोफेसर, तत्कालीन सहायक प्रोफेसर, तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी, एम्स के तकनीकी लेखा अधिकारी, ऋषिकेश उत्तराखंड, नई दिल्ली स्थित निजी फर्म के मालिक का नाम शामिल है। तो दवा और उपकरणों की खरीद में ये घोटाला हुआ था।
तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। संजय, क्या कुछ पूरा मामला और आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा क्या कुछ की जा रही है? पहले भी एम्स में जो है एक बार सीबीआई ने छापा मारा, आज से लगभग एक डेढ़ महीने पहले। तो वहाँ से जितने भी कागजात या डॉक्यूमेंट थे वो सब ले गए थे और उसके बाद उनकी जांच करने के बाद अभी दोबारा आए और दोबारा आने के बाद उन्होंने फिर दोबारा जांच की और उसमें जो भी दोषी लोग थे उन दोषी लोगों के नाम दर्ज करके उसके नाम की रिपोर्ट करा दी है और केस दर्ज कर दिया गया उस पर। और जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या अन्य जगह जहाँ जहाँ लोगों के घर या उनके क्लिनिक वगैरह थे उन सब जगह एक साथ छापे मारे उन्होंने और जिसकी वजह से जो भी वहाँ भ्रष्टाचार हुआ था, जो भी दमन हुआ था, उसके तथ्य थे सब उजागर हुए। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली धामी सरकार ने आईएफएस किशन चंद के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति दी है। हालांकि अभी केंद्र सरकार से अनुमति मिलनी बाकी है। आपको बता दें, आईएफएस किशन चंद के पास आय से अधिक संपत्ति जिसकी जांच विजिलेंस विभाग कर चुकी है। जांच के बाद विजिलेंस ने आईएफएस किशन चंद की चार्जशीट बना ली है। ऐसे में अब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर विजिलेंस मुकदमा चलाएगी। तो वही आईएफएस अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस द्वारा दाखिल की जा रही चार्जशीट के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, उस दिशा में जो जरूरी होगा वो सरकार करेगी। तो भ्रष्टाचार पर धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई, आईएफएस किशन चंद के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति। देखिए, हमने कहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, उस दिशा में जो भी जरूरी। देखिए, हमने कहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, उस दिशा में जो भी जरूरी। देखिए, हमने कहा है कि हम भ्रष्टाचार दाखिल कर मुकदमा चलाएगी विजिलेंस। तो आय से अधिक संपत्ति को लेकर ये पूरा मामला, किशन चंद पर आय से 375 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। तो वहीं विजिलेंस टीम ने आईएफएस किशन चंद के खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट में आरोप लगाया है कि किशन चंद ने अपने आय से 375 गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित की है। यही नहीं, विजिलेंस ने 33 करोड़ की संपत्ति का खुलासा भी किया है। इस संपत्ति में किशन चंद की मात्र 7 करोड़ की संपत्ति है, जबकि ज्यादातर संपत्ति परिजनों के नाम पर खरीदी गई है। तो भोगपुर में बेटे के नाम से अभिषेक स्टोन क्रैशर लगाया गया। वहीं पिरान कलियर में पत्नी के नाम से ब्रज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बना है। यही नहीं, स्कूल के लिए पत्नी के नाम पर ट्रस्ट बनाया। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में गली नंबर 16 स्थित एक स्टोरेज में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक टेंट हाउस के स्टोरेज में अचानक आग लग गई और इस स्टोरेज में टेंट का सामान भी एलपीजी सिलेंडर रखे हुए थे, जिसके बाद इन सिलेंडरों में आग लगने के कारण एक के बाद एक धमाके भी हुए। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। अगर वहीं आग से आसपास में इलाके में हड़कंप मच गया। घटना में लाखों सामान जलकर राख हो चुका है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। सूचना पर ऋषिकेश महापौर अनीता ममगाई भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों से जिस तरह से एक दूसरे की मदद से आग पर काबू पाया वह सराहनीय है। इसके साथ ही पीड़ित को ढांढस बांधते हुए नुकसान का आकलन कर मदद का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड में पिछले काफी समय से बिजली संकट बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों और उद्योगों में लगातार बिजली की कटौती जारी है। कई शहरी इलाके में भी बिजली कटौती की जद में आ रहा है। प्रदेश में अधिक बिजली कटौती पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द बिजली संकट की समस्या का समाधान ढूंढा जाए। वहीं सचिव ऊर्जा यूपीसीएल पिटकुल और
यूजेवीएनएल के अधिकारी बिजली संकट की समस्या के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी रिपोर्ट शीघ्र मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को दें। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जब औद्योगिक क्षेत्रों और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली संकट की समस्या की शुरुआत उत्पन्न हो रही थी, तब इसके उचित समाधान निकालने के सार्थक प्रयास क्यों नहीं किए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधूरी तैयारी के साथ बैठक में ना आए। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा की बैठक जल्द दोबारा किए जाने के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि वे पूरी तैयारी और समस्या के समाधान की पूरी योजना बनाकर बैठक में आए। से जिस प्रकार का एक संकट जैसा पैदा हुआ है वो हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारा काम है कि सभी जो हमारे उपभोक्ता हैं, चाहे वो हमारे सामान्य घरों में उपयोग में आने वाली बिजली है या उद्योगों में आने वाली, सभी को ठीक प्रकार से बिजली मिलती रहे, ठीक प्रकार से सप्लाई होती रहे, उसको लेकर हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था ठीक करें और अगले 24 घंटे में जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उस क्राइसिस का मैनेजमेंट करें। उसके लिए और भी कोई अगर हमें बात करने की आवश्यकता है, भारत सरकार से बात करने की ज़रूरत है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। वैसे अभी भी हम महंगी बिजली खरीद कर अपने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है और आगे भी जो भी इसके लिए अच्छा रास्ता होगा वो भी करेंगे। इसके अलावा अन्य जो हमारी हाइडल की योजनाएँ हैं, सोलर की योजनाएँ हैं जो चल रही हैं, उनको और अच्छा कैसे किया जाए। लाइन लॉसेज हैं, बहुत सारी जगह पर शिकायतें लाइन लॉसेज की मिली हैं, उनके बारे में भी मैंने सख्ती से काम करने को कहा है। तो हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को। तो वहीं देहरादून में अतिक्रमण पर आखिरकार नगर निगम का डंडा चल ही गया है। राजधानी की मुख्य सड़कों समेत व्यापारियों द्वारा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को निगम की टीम ने हटाया है। जहां सड़क किनारे खड़ी रेहड़ी ठेली वालों को जब्त किया है, तो कई जगहों पर व्यापारियों ने फुटपाथ पर सामान रखकर अतिक्रमण किया गया था, जिसको निगम की टीम ने खाली कराया। तो वहीं चेतावनी भी दी और कहा भविष्य में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वही उत्तराखंड जल विद्युत निगम की ओर से पिछले साल के मुकाबले इस साल अप्रैल तक रिकॉर्ड तोड़ विद्युत उत्पादन किया गया है। वही प्रदेश की 17 जल विद्युत परियोजनाओं में लक्ष्य से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। वही रोजाना 11.7 मिलियन यूनिट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस साल भी लक्ष्य से ज्यादा रोजाना 12 से 13 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। कोई बारिश की कमी नहीं है या रिवर में जो भी फ्लो है, जो डिस्चार्ज है, जो जल उपलब्धता है, उसमें कोई कमी नहीं है पिछले वर्ष के कंपैरिजन में। और इसीलिए जो पिछले वर्ष के कंपैरिजन में इस साल ज्यादा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।